औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर मिस गज़न सजाद आपसे मुखातिब हूँ। आज बेटा जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। किडनी हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है और किडनी अगर हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन करता है तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो करके हमारी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन करता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी बेटा, जब मैं आपको लेक्चर्स देती हूँ तो आप अपनी बुक सामने रखा करें और उनके ऊपर हेडिंग्स डाला करें। मेरे जो नोट्स हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेट किए हुए होते हैं और उनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं हेडिंग्स बना दी। तो प्लीज़ जो है आप लोग अपनी बुक ज़रूर खोला करें और सामने रखा करें और साथ हाथ में अपनी पेन पेंसिल भी ज़रूर रखा करें ताकि आप हेडिंग्स को साथ साथ बुक पे नोट कर सकें। चलें नेक्स्ट मैं अपने टॉपिक की तरफ चलती हूँ। किडनी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट फंक्शन जो है हम कहते हैं किडनी का यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन और सेकंड फंक्शन हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किडनी जो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का मतलब है दोनों चीज़ों में लिंक है। जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी तो ऑटोमेटिकली यूरिन फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ब्लड में से जब फासद मादे फिल्टर हो जाएंगे, वही फासद मादे जो हैं वही फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेट मटेरियल जो है वही यूरिन होता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप कह देते हैं कि किडनी का काम ब्लड की फिल्ट्रेशन है या ब्लड की क्लीनिंग है तो भी बात ठीक है, और अगर आप कह देते हैं कि किडनी का काम यूरिन फॉर्मेशन है तब भी एक ही बात है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ द ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, यूरिन फॉर्मेशन, तीनों किडनी के ही फंक्शंस हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर किडनी जब यूरिन फॉर्मेशन करता है तो कौन से 3 स्टेप्स के ज़रिए ये यूरिन फॉर्मेशन करता है। सबसे पहला स्टेप जो किडनी में टेक प्लेस होता है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फिल्टर करना। यह प्रोसेस है जिसके अंदर थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट movement of the solid particles take place from higher concentration region to lower concentration region through the concentration gradient. That process is known as the filtration. और जब यही फिल्ट्रेशन मेथड किसी प्रेशर के तहत किया जाता है तो हम उसे कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रेशर किडनी में अप्लाई हो रहा है किडनी में ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड के प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन टेक प्लेस हो रही है उसे हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस कैसे टेक प्लेस होगा किडनी में मैंने आप लोगों को 2 पार्ट्स नेफ्रॉन के पढ़ाए थे। एक था रीनल कॉर्पसल, दूसरा था रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कॉर्पसल था उसके 2 पार्ट्स थे, एक था उसका ग्लोमेरुलस और दूसरा था बोमेन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस के स्टार्ट में मैंने आपको 2 आर्टरियोल्स पढ़ाई थी, एक का नाम था एफिरेंट आर्टरियोल्स और एक था इफिरेंट आर्टरियोल्स। तो जो एफिरेंट आर्टरियोल्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं रीनल आर्टरी के साथ। जब ब्लड रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर एंटर होता है तो वो बहुत सारी आर्टरियोल से गुजर कर, एफिरेंट आर्टरियोल भी उनमें से एक है, उनमें से गुजर कर ग्लोमेरुलस में ब्लड चला जाता है। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, बड़ी छोटे साइज की कैपिलरीज होती हैं, टाइनी होती हैं, नैरो होती हैं। इसलिए जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में जाता है तो वहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। हाई प्रेशर होने की वजह से, ब्लड का हाई प्रेशर होने की वजह से वहाँ से ब्लड में से कुछ चीज़ें फिल्टर होना शुरू हो जाती हैं और वो फिल्टर होकर वो चीज़ों में क्या चीज़ें होती हैं जो फिल्टर होती हैं, बहुत सारी मिकदार वाटर की, ग्लूकोज की, सॉल्ट की, यूरिया, ये सारी चीज़ें जो ब्लड में मौजूद होती हैं ये सारी फिल्टर करके बोमेन्स कैप्सूल में थ्रू द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड की वजह से मूव कर जाती हैं। और जब ये वहाँ से चली जाती हैं बोमेन्स कैप्सूल में, तो ये था हमारा रीनल कॉर्पसल में हमारा प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए से
कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का हमारे ब्लड में से निकल कर थ्रू फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन मेथड के ज़रिए से बोमेंस कैप्सूल में आ जाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक हो गया जी। ये जो मटेरियल हमारा ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आया है, हम इस मटेरियल को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी ग्लोमेरुलर का मतलब है ग्लोमेरुलस ने जो फिल्टर किया है मटेरियल, उस फिल्टर शुदा मटेरियल को हमने क्या नाम दे दिया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक हो गया जी। ये था हमारा पहला स्टेप। लेकिन इस स्टेप में एक चीज़ जो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए, बड़ा अच्छा पावरफुल एमसीक्यूज के तौर पे भी ये पूछ लिया जाता है कि इस प्रेशर फिल्ट्रेशन में सिर्फ स्मॉलर साइज के ही पार्टिकल्स इस फिल्ट्रेशन से फिल्टर होंगे, जो मेम्ब्रेन से गुजर सकेंगे। लेकिन ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स जैसे वाइट ब्लड सेल्स WBC, वाइट ब्लड सेल्स WBC और रेड ब्लड सेल्स RBC और इसी तरह प्लेटलेट्स, ये सारे जो हैं ये अपने साइज में लार्जर होते हैं, इसलिए ये वाले जो सेल्स हैं ये ये ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन्स में से नहीं गुजर सकते, इसलिए ये फिल्टर नहीं होते। और साथ ही इसके प्रोटीन सेल्स भी साइज में ग्रेटर या लार्जर होने की वजह से वो भी ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन्स में से फिल्टर नहीं हो सकते, इसलिए ब्लड के अंदर दो टाइप के सेल्स, एक रेड एक वाइट एक ब्लड सेल्स और दूसरे प्रोटीन सेल्स जो हैं कैन नॉट मूव टू द बोमेंस कैप्सूल थ्रू द glomerulus membranes because due to having a greater size of cells. ओके। सेकंड स्टेप जो है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसके अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन के मेथड के जरिए बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारा वाटर, ग्लूकोज और यूरिया जो सारे बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होकर आ गए थे, अब उनमें बॉडी को उनमें से कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत थी और वो फिल्टर होकर बोमैन कैप्सूल में चली गई हैं। तो अब बॉडी जो है हमारी बॉडी जो है वो सारी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। अब वो रीएब्जॉर्ब करने वाले मेथड का नाम होगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव का मतलब होता है चुन लेना कुछ चीज़ों को जिनकी बॉडी को ज़रूरत होगी, जिन्हें बॉडी सिलेक्ट करेगी वो सिलेक्टिव होगी, और सिलेक्ट करके जिन चीज़ों को सिलेक्ट करके बॉडी जज़ब कर लेगी अपने अंदर, ब्लड दोबारा से जज़ब करेगा अपने अंदर, तो उसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम भी किडनी के ही दूसरा नेफ्रॉन ने के ही दूसरे पार्ट में सरंजाम देना है जिसका नाम है रीनल ट्यूब्यूल। मैं आपको डायग्राम की तरफ ले चलूँ ताकि आपको वहाँ पर मैं आसानी से समझा सकूँ। ये था जी प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये था रीनल कॉर्पसल। यहाँ पर प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सिर्फ रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन सेल्स इसमें से नहीं गुजर सके। और ये थी एफिरेंट आर्टरियोल। एफिरेंट से ब्लड ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आ गया, और यहाँ से अब यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करेगा रीनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में। ये सारा पोर्शन जिधर मैं एरो टर्न कर रही हूँ और फेर रही हूँ उसके ऊपर, तो ये सारा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। आपको पहले पता है, लास्ट लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। उसके बाद ग्लोमेरुलस की जो सेकंड थी आर्टरियोल, उसका नाम था एफिरेंट। ये एफिरेंट आर्टरियोल, ठीक है ना, एफिरेंट आर्टरियोल। जो ब्लड यहाँ से फिल्टर हो गया वो तो इधर चला गया, और जो ब्लड से चीज़ें फिल्टर नहीं हुई वो एफिरेंट आर्टरियोल के जरिए इन कैपिलरीज में आ गई। और ये कैपिलरीज, इन छोटी छोटी कैपिलरीज ने, ये टाइनी वेजल्स ने सारे नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल्स को एनक्लोज किया हुआ है। ये देखिए, ये इसके इर्द गिर्द बिल्कुल अच्छे तरीके से लिपटी पड़ी हैं। ये एफिरेंट आर्टरियोल्स हैं। जो ब्लड बाकी का जो फिल्टर नहीं हुआ वो सब इन कैपिलरीज में आ गया, और ये कैपिलरीज ने बड़े अच्छे तरीके से सारे रीनल ट्यूब्यूल के तीनों सेक्शंस को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, और इसके बिल्कुल करीब बिल्कुल साथ जुड़ के ये इसके साथ मूव कर रही हैं सारी कैपिलरीज या वेजल्स, ब्लड वेजल्स। ये सारी ब्लड वेजल्स हैं, ये सारी इसके इर्द गिर्द फिर रही हैं ताकि यहाँ से
सिलेक्ट करके रीअब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये इतना पोर्शन यहाँ तक लूप ऑफ हेनली से ऊपर तक, यू शेप की नाली से ऊपर तक, ये सारा पोर्शन कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर जब ब्लड आएगा यहाँ पर होगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर ये जो वेसल्स पड़ी हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ये यहाँ से जो चीज़ इनको चाहिए होगी ना ब्लड के अंदर जिसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी वो यहाँ से दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और किस प्रोसेस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। इसीलिए पीछे आपकी बुक में बताया गया है कि जो ये वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये ग्लूकोज की बहुत सारी मिकदार को और पानी को यहाँ से दोबारा ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर लेती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मौजूद था उसके अंदर से ग्लूकोज और पानी की मिकदार को जो कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के गिर्द सराउंड्स की हुई थी उन कैपिलरीज में जो ब्लड था उनमें शिफ्ट हो जाएंगे। किस पार्ट से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से कुछ चीज़ें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन में से गुजरकर इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन में से गुजरकर इस ब्लड वेसल्स में वो चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। उनमें था वाटर और ग्लूकोज। ठीक हो गया। ये था एक सेक्शन रीनल ट्यूब्यूल का जिसने ये काम कर दिया कि ग्लूकोज और वाटर को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के मेथड के जरिए वापस ब्लड में ले लिया। सेकंड स्टेप पे आ जाता है, सेकंड सेक्शन है रीनल ट्यूब्यूल का लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली की टू लिम्स हैं, एक लिम्ब का नाम है डिसेंडिंग लिम्स और दूसरी का नाम है असेंडिंग लिम्स। जो डिसेंडिंग लिम्स है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम अपर टू लोअर, यानी फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड। ठीक, इसे कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब का काम है, अपनी बुक की तरफ आए, डिसेंडिंग लिम्ब मैं ये आपको बुक से इसलिए करवा रही हूँ कि आपने यहाँ से याद करना है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब सिर्फ वाटर की सिलेक्शन करेगी यहाँ से और उसको सिलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब करके इसकी मेम्ब्रेन में से ब्लड वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनली की उसमें सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होगी। जरा चलें इधर, ये देखें यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई और यहाँ पर ये है असेंडिंग। असेंडिंग होती है फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, असेंडिंग की होती है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये देखिए यहाँ से जब सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से जब गुजरेगा तो यहाँ से ये ब्लड वेसल्स इसकी मेम्ब्रेन्स में से डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सारा सॉल्ट दोबारा ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। इस तरह से सारा जितना भी सॉल्ट ब्लड के अंदर जिसकी कमी हो गई थी ब्लड, वो सारा सॉल्ट जो है वो लूप ऑफ हेनली की असेंडिंग लिम्ब से ले लेगा और इस तरह से अपनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन कर लेगा। ठीक हो गया। इधर वाटर रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में चला गया, इधर ब्लड वेसल्स में से ब्लड ने सॉल्ट रीअब्सॉर्ब कर लिया, सिलेक्ट करके रीअब्सॉर्ब कर लिया। इस तरह यहाँ से वाटर ब्लड में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी और इस साइड पर ब्लड वेसल्स में मौजूद ब्लड ने सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन कर ली। थर्ड सेक्शन था कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सारा पार्ट है जिस पे मेरा एरो मूव कर रहा है, इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसका काम है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन।
कैसे करेगा? जब यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव करेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट में से, तो यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स पड़ी हैं इसके इर्द गिर्द जिन्होंने इसको घेरा हुआ है, वहाँ से वाला ब्लड जो है यहाँ से वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लेगा। जो पानी और उन्हें चाहिए होगा ब्लड को, तो वो पानी यहाँ से वो नहीं चाहेगा कि बॉडी से बाहर चला जाए या वो नेफ्रॉन में से आगे मूव कर जाए, बल्कि वो यहीं से ही वो पानी जो है एक्सेसिव वाटर जो है वो दोबारा से सिलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ब्लड वेसल्स में मौजूद ब्लड उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दूसरी चीज़ें सॉलिड पार्टिकल्स और डिफ्यूजन से भी सॉलिड पार्टिकल्स जो भी यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे वो रिजॉर्ब हो सकेंगे। लेकिन इतना ये वाला जो थर्ड सेक्शन है रीनल ट्यूब्यूल का, ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए सिर्फ वाटर जो है रीअब्सॉर्ब कर लेगा, और इस तरह से ये जो ब्लड है ब्लड वेसल्स में ये अपनी बहुत सारी चीज़ें जो इससे रीनल कॉर्पसल में प्रेशर फिल्ट्रेशन से इस ब्लड से रिमूव हो गई थी, ब्लड ने वो सारी चीज़ें अपनी दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर ली हैं बाय द मेथड ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के जरिए। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप आ गया ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन तीसरा पार्ट है। वो कौन सा, ये किस तरह से कैसे काम करेगा? ये सारी ब्लड वेसल्स जो इफिरेंट आर्ट्रियोल से सारी ये जिन्होंने सिलेक्टिव रीअब्सॉर्ब करके जिनमें वो ब्लड था और ब्लड ने सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करके अपने सारे 99 अपना 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सारा 99% मटेरियल अपने अंदर दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया है। ये वाली ब्लड वेसल्स में मौजूद ब्लड में डिफरेंट आइंस ब्लड में इन इस ब्लड में जो जिसने रीअब्जॉर्प्शन जिस ब्लड ने की है उस ब्लड में अगर कोई डिफरेंट आइंस मौजूद हैं जो बॉडी के ब्लड के लिए ठीक नहीं है या हमारे लिए ठीक नहीं है, वो आइंस या क्रेटेन आइंस भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिया भी वेस्ट मटेरियल है। अगर वो वेस्ट मटेरियल के कुछ आइंस कुछ पार्टिकल्स अगर इस ब्लड में मौजूद हैं तो वो यहाँ से डिफ्यूजन के रोल के जरिए तो इधर इसकी ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन में से गुजरकर रीनल ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन में से भी गुजरकर रीनल ट्यूब्यूल के जहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मौजूद था इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो इस तरह वो भी पार्ट बन जाएंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जितना चीज़ें इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड को चाहिए थी वो ब्लड ने ले ली, और ब्लड में अगर कोई चीज़ अजाफी ऐसी चली गई थी जो कि प्रेशर फिल्ट्रेशन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आ सकी थी, वो यहाँ से ट्यूबुलर सेक्रेशन के ज़रिए यहाँ से मूव करके रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाएगी, और इस तरह से जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट मौजूद है उस फिल्ट्रेट को कहते हैं यूरिन। उस फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं? यूरिन। और ये कितने परसेंट है? अगर इसमें से इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से अगर 99% चीज़ें इधर शिफ्ट हो गई हैं तो इधर 1% चीज़ें जो रह गई हैं वही 1% फिल्ट्रेट मटेरियल जिसमें 1% वेस्ट मटेरियल मौजूद है, 1% वेस्ट मटेरियल मौजूद है हमारी बॉडी का, उसको कहते हैं यूरिन। और उस 1% फिल्ट्रेट के अंदर ट्यूबुलर सेक्रेशन के ज़रिए से जो आइंस डिफरेंट आइंस क्रेटेन आइन और यूरिया के जो आइंस वगैरह या यूरिया के मालिक्यूल्स वगैरह वो भी इधर से प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए से इधर शिफ्ट होकर वो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें यूरिन का पार्ट बन गए। यहाँ से यही सारा जो बच गया है 1% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसमें ट्यूबुलर सेक्रेशन भी हो गई, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी हो गई, प्रेशर फिल्ट्रेशन भी होगी, ये सारा मटेरियल 1% जो है फिर आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो है फिर इसको ले जाएगी कैपिलरी डक्ट्स में, कैपिलरी डक्ट्स फिर जाकर इसी सारे फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या यूरिन को ले जाएगी पेल्विस में। पेल्विस दैन इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कैरी कर जाएगा
टू द यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से फिर आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सारा वेस्ट मटेरियल या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो बॉडी से बाय सेक्रेट कर दिया जाएगा। और इस तरह से जब ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है तो ट्यूबुलर सेक्रेशन करते वक्त हमारी जो ये इन ब्लड वेसल्स में ब्लड था, जब इसने ट्यूबुलर सेक्रेशन की तो इसके अंदर से जब आयन और क्रेटिनाइन और यूरिया के मॉलिक्यूल्स इधर शिफ्ट हो गए तो इस ब्लड की पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल पीएच ब्लड की कितनी होती है? 7.35 से 7.45 होती है। और ये जो ब्लड की पीएच का काम नॉर्मल हुआ है, इधर जो ये ब्लड वेसल्स है इनमें जो ब्लड की पीएच का काम जो नॉर्मल हुआ है 7.35 से 7.45 हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये थर्ड स्टेप ट्यूबुलर सेक्रेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आयन ज़्यादा थे उन्होंने उसकी ब्लड की पीएच बढ़ा रखी थी। जब वो सारे आयन्स डिफियन के रूल के मुताबिक इन ब्लड वेसल से, जहाँ मेरा एरो है, इन ब्लड वेसल से की मेम्ब्रेन में से गुजर कर इधर जब रीनल ट्यूब्यूल्स में शिफ्ट हो गया, उनकी मेम्ब्रेन में से गुजर कर रीनल ट्यूब्यूल्स में शिफ्ट हो गया, तो खुद ब खुद ही यहाँ जो मौजूद ब्लड था उसकी पीएच वैल्यू नॉर्मल हो गई। ठीक हो गया जी। ये जी ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है वो ब्लड की पीएच को नॉर्मल करने में या मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मददगार ये स्टेप है। अब यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें बता रखा है कि यही जो फिल्ट्रेट जो कि रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद था वो सारे 99% चीज़ों में से दोबारा रीएब्सॉर्ब, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था और उसमें से 99% चीज़ें वापस ब्लड में चली गई और सिर्फ 1% चीज़ें रह गई, और वही 1% चीज़ें जो हैं वो यूरिन का पार्ट होंगी। और एक इंसान जो है वो एक अडल्ट जो है एक दिन में 1.4 लीटर यूरिन जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव करता है। ये वॉल्यूम बताया हुआ है यूरिन का जो एक दिन में एक इंसान जो है अपनी बॉडी से सेक्रेट करता है, वो है 1.4 लीटर्स होता है उसकी अमाउंट। नेक्स्ट बेटा आ जाता है यूरिन। यूरिन क्या होता है? वही सारा फिल्ट्रेट जो रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद था, जिसको हमने कहा था कि वो 1% है, वो सारा फिल्ट्रेट जो है जिसमें 1% चीज़ें रह गई थी और 99% चीज़ें रीएब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड की वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में मौजूद ब्लड में चली गई थी, तो वो सारा का सारा फिल्ट्रेट क्या कहलाता है? यूरिन। और फिर यही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग से पेपिलरी में, पेपिलरी डक्ट से पेल्विस, पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा से बाहर रिमूव हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ यूरिन है, यूरिन के अंदर क्या क्या कुछ मौजूद होता है और किस मिकदार में मौजूद होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इनको अच्छी तरीके से आपने याद करना है। ओके बेटा, इसे आपने अच्छी तरीके से याद करना है और मेरी हेडिंग्स अपनी बुक पे ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ जब भी मैं लेक्चर दूँ आपने अपनी बुक्स और पेन साथ लेके बैठनी है ताकि आप अपनी बुक के ऊपर हेडिंग्स भी लगा सकें और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें। थैंक यू सो मच। इस सारे को आपने साइड बाय साइड याद करके रखना है, डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।